नमस्कार, स्वागत है हमारे खास पेशकश सोने चांदी की खरीदारी होगी समझदारी में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या मौजूदा स्तरों पर सोना खरीदना चाहिए। अगर खरीदारी करते हैं तो 2022 में कहां तक सोने का भाव जा सकता है और चांदी में कितनी तेजी आ सकती है। साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, ऐसे में खरीदारों के लिए क्या सलाह है, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इसमें हमारा साथ देने के लिए आज हमारे कुछ खास मेहमान भी हैं। मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने जी हैं, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स के डायरेक्टर तान्या रस्तोगी हैं, जीजेसी के चेयरमैन आशीष पेठे साहब हैं, एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती और क्वांटम एएमसी के सीआईओ चिराग मेहता साहब भी। आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले बात चिराग मेहता जी आपसे, गोल्ड में जिस तरह से की तेजी दिख रही है, इसमें वॉर प्रीमियम भी है, क्या लग रहा है, क्या ये प्रीमियम वॉर खत्म होने के बाद प्रीमियम खत्म होगा और गोल्ड के प्राइस क्या यहां आपको लग रहा है कि यहां से नीचे आएंगे? जी, अगर वॉर खत्म हो जाता है, जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाता है, फिर भी आई थिंक थोड़ा सा सबसाइडिंग हो सकता है प्राइसेस में, मगर एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बना रहेगा गोल्ड प्राइसेस में। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो अभी भी फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी हाई है, सेंट्रल बैंक्स के रेट्स अभी भी लो है, सो दे आर बिहाइंड द कर्व। और अगर वो रेट इंक्रीज भी करते हैं तो दे विल बी स्टिल बी कैचिंग अप। कोई सिग्निफिकेंट हाई इम्पैक्ट नहीं देखते हम गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। अगर देखें तो इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म रेट्स का डिफरेंशियल देखें तो 40 ईयर हाई पे है डिफरेंशियल, और ये बताता है कि कितना सेंट्रल बैंक्स बिहाइंड द कर्व है। और अगर वो अग्रेसिवली भी टाइटन करते हैं तो दे विल स्टिल बी कैचिंग अप, और कोई अग्रेसिव इम्पैक्ट गोल्ड पे प्राइसेस पे नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट इम्पैक्ट, क्योंकि रेट हाइक्स ऊपर जा रहे हैं, रियल इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे आएगा, उस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। बट बियॉन्ड दैट गोल्ड प्राइसेस फंडामेंटली काफी रोबस्ट है, काफी फंडामेंटली सपोर्टेड है। रियल इंटरेस्ट रेट एक काफी इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है गोल्ड का, और वो अभी भी पॉजिटिव है। डॉलर की वजह से काफी इंपैक्ट आता है गोल्ड में, और उस वजह से डॉलर भी यहाँ से वीक होने की संभावना ज्यादा है बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म। क्योंकि शॉर्ट टर्म जब फेड रेट हाइक करती है और दूसरे सेंट्रल बैंक्स नहीं करते हैं तो डॉलर थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है। बट बियॉन्ड दैट डॉलर फंडामेंटली ओवर स्ट्रक्चरल ट्रेंड देखें तो वीकनेस हम देख रहे हैं गोल्ड डॉलर में। सो ये दोनों फैक्टर्स काफी मूव करते हैं गोल्ड प्राइसेस को, और उस वजह से गोल्ड प्राइसेस यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म शुड डू वेल। सो फंडामेंटली काफी पॉजिटिव है। वॉर खत्म होने से थोड़ा सा सबसाइडिंग हो सकता है प्राइसेस, बट एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम, क्योंकि काफी जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स है अभी भी ग्लोबल वर्ल्ड में, बी इट चाइना, ताइवान और बी इट मिडिल ईस्ट, एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव सीन एक बना रहेगा गोल्ड प्राइसेस में। चलिए, हालांकि हमने एक पोल भी किया था और 2022 में किस तरह के गोल्ड के भाव रह सकते हैं और चांदी के भाव, ये जानने की कोशिश की थी। तो कई ऐसे एक्सपर्ट्स थे, कई ऐसे ब्रोकरेज हाउस थे जिनका टारगेट 2022 के लिए गोल्ड का 60,000 तक है। 55 से 60,000 तक ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने गोल्ड का टारगेट दिया है। वहीं चांदी का टारगेट 80 से 88,000 तक के टारगेट 2022 के लिए आ रहे हैं। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है, ज़्यादातर दिग्गजों को लगता है कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेज़ी दिखेगी। किशोर नारने जी, आपको क्या लग रहा है? आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड 2022 में 55 से 60,000 के बीच में जा सकता है और चांदी 80 से 88,000 के बीच? गुड मॉर्निंग विशमोहन। आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट टर्म तेजी है, बिकॉज जैसा कल पुतिन ने ऑलमोस्ट जो पीस समझौते के ऊपर उसने ऑलमोस्ट डेड एंड बताया है, तो उसके वजह से आज थोड़ा सा वॉर प्रीमियम वापस बढ़ गया है। बट मुझे अगेन जैसा आपने बोला है कि 55,000 या 58,000 तक जाएगा, तो बहुत ज्यादा ये नहीं है, आपको मतलब 5% 6% का ही मूव है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो आई थिंक बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ब्याज दरों में जो बढ़त है कितना तेजी से आएगा। मेरे हिसाब से जैसा मार्केट्स, सेंट्रल बैंक स्पेशली फेडरल रिजर्व जो है यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो लगातार ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली कि बहुत ही तेजी से रफ्तार से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। ये साल के अंत तक ही, दिसंबर तक ही करीब करीब 2.5% का करीब करीब 9 रेट हाइक्स यहाँ से ये साल में आएगा, और उसमें से कई 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक रहेंगे।
और उसके ऊपर से जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो बोलते हैं, जो लिक्विडिटी जो पैसा इकोनॉमी में है उससे करीब करीब $1 ट्रिलियन जो कैश है और जो लिक्विडिटी है वापस लिया जाएगा। दैट विल अगेन मतलब वो उसका करीब करीब 1 से 1.5% 1.25% के आसपास का इंटरेस्ट रेट का जो फर्क पड़ सकता है मार्केट में। मतलब एक है रेट हाइक, दूसरा टाइटनिंग की वजह से। आई थिंक इतना तेजी से जो टाइटनिंग है कभी हम लोग ने हिस्टोरिकली कभी देखा नहीं है और उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। प्रॉब्ली 5-6% अपसाइड है और खास करके शॉर्ट टर्म में जो भी यूक्रेन रिलेटेड जो टेंशन है उसके वजह से है। ओके वंदना जी, आपको क्या लग रहा है जो रेट्स के जो रिस्क है वो नारने जी बता रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह से तेजी से बढ़ेंगे महंगाई की वजह से, लेकिन महंगाई में हेजिंग के लिए भी मांग बढ़ती है, दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन है, तो एक ऐसे फैक्टर है, मिक्स्ड है, सीसॉ माहौल लग रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है किस तरह से मूवमेंट गोल्ड और सिल्वर में 2022 में देखने को मिलेगा? विश्वमोहन जी, मिक्स यहाँ पे ट्रिगर्स हैं और एक चीज देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट है 2 पॉइंट से 2.25 तक बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन से रियल इंटरेस्ट रेट, अगर रियल रिटर्न देखा जाए, इन्फ्लेशन माइनस अगर इंटरेस्ट रेट किया जाए तो वहां पे जो रिटर्न है वो निगेटिव साइड है। जब तक ये सिनेरियो है तब तक गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे अट्रैक्टिव बना रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इतनी जल्दी रशिया यूक्रेन का वॉर इशू जो है वो रिजॉल्व होगा यहाँ पे। और जो मनी फ्लोज है वो यहाँ पे बहुत फेड इतने इसमें नहीं है, फेवर में नहीं है कि बहुत स्पीड में वो इंटरेस्ट रेट हाइक करे। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ मुझे लग रहा है जो अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड है। एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि 56 से 57,000 तक का जो लेवल्स है वो आता हुआ देख सकते हैं। कॉमिक्स से मुझे लग रहा है 2022 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 2050 तक का जो एक लेवल है वो आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन साथ में कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे एक डल सेंटिमेंट्स दिखा रही है इकोनॉमी को लेकर, खास करके चाइना में जो स्लो डाउन है और इक्विटी मार्केट में जो एक पॉज आया है, ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे गोल्ड को अट्रैक्टिव बना के रखेगा। ईटीएफ डिमांड भी यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन साथ में ये देखना होगा कि अगर फिजिकल बाइंग यहाँ पे हायर प्राइस होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हट होता है तो ये जो बुल रन है इसमें थोड़ा सा पॉज आता हुआ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आशीष पेठे साहब, अब ज्वेलर्स के नजरिए से समझते हैं, वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, 9 जुलाई तक चलने वाली है। ऐसे में कितनी डिमांड की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं और कितना फायदा पूरे बुलियन मार्केट को होगा इस वेडिंग सीजन का? गुड मॉर्निंग विष्णु जी और बाकी सब पैनलिस्ट को। वेडिंग सीजन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से इन गुड अर्नेस्ट शुरू हो गया है। मार्च में पूरा मार्केट स्लो था, लेकिन प्राइसेस जैसे आप जानते हैं धीरे धीरे 200-500 करके बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर रिटेल कंज्यूमर। जब भी प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो रिटेल में जो कंज्यूमर होता है वो सोना खरीदता है। जब स्पाइक होता है अचानक से तो रुक जाता है, लेकिन अभी जिस रीत से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने की आशंका है, तो रिटेल में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आगे अक्षय तृतीया है, पूरा 2 से ढाई महीने का वेडिंग सीजन है, तो हम तो आगे के 2-3 महीने गोल्ड का प्राइस भी ऊपर देखते हैं और मार्केट फिजिकल डिमांड भी अच्छा देख रहे हैं। बेहतर डिमांड की उम्मीद है। तान्या रस्तोगी जी, आपको भी लग रहा है वेडिंग सीजन का फायदा मिलेगा इस बार, क्योंकि 2 साल बाद इस तरह का ऑप्टिमिस्टिक माहौल है, इतने बड़े लेवल पे शादियां होने वाली है, क्या तैयारी है आप लोगों की और कितनी डिमांड की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? तो जो अभी तक हम लोगों को उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छा मूवमेंट भी आया था मार्केट में। काफी सारी वेडिंग्स थी जो लास्ट अभी अप्रैल में से पहले जो कोविड के एक वेव आया उसके चक्कर में बहुत सारी वेडिंग्स हैं जो पोस्टपोन हो गई, वो फरवरी के आसपास की टुवर्ड्स दिस क्वार्टर। तो पूरी उम्मीद थी कि प्लस लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें भी तो वो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 7% तक गिरा था, तो यही उम्मीद थी कि उसका कैरी फॉरवर्ड होकर इस क्वार्टर में आएगा बहुत ज्यादा अच्छे से, चाहे वो रिटेलर्स हो, चाहे वो होलसेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, सबने तैयारी करके रखी हुई है और नवरात्रों के लिए बहुत अच्छा हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन चूंकि जिस तरीके से सोना हिला मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल चल रहा है, अभी नए सैंक्शंस लगाने का बात आ गया है, लग नहीं रहा, मतलब सोना काफी रिकटी लग रहा है, तो बायर बहुत केयरफुल हो गया है। उसको ये लग रहा है कि ये इन्फ्लेटेड रेट है, ये एक बार नीचे आएगा, एक करेक्शन आना चाहिए। जो वो वॉर की वजह से इन्फ्लेशन चला गया है ऊपर, सॉरी इन्फ्लेटेड हो गया है रेट, वो एक बार करेक्शन दिखाएगा। इसकी वजह से कस्टमर थोड़ा वॉचफुल हो रहा है। जो मूवमेंट जिसको लेना है, जैसे 14 तारीख से शादियां शुरू हैं,
जिसको इमीडिएटली लेना है वो जरूर आ रहा है, मूवमेंट भी बहुत है अच्छा मार्केट में, लेकिन जो एक कन्वर्जन रेट होना चाहिए इस टाइम पे उतना कन्वर्जन हम मार्केट में नहीं देख रहे हैं ऑन ग्राउंड। तो इसकी वजह से बट ये मैं कहूंगी कि आगे आने का बहुत अच्छा टाइम गोल्ड में हमेशा होता है कि जब रेट तुरंत बदलते हैं तो उस टाइम पे मूवमेंट नहीं आती, कस्टमर एक बार वॉचफुल हो जाता है। जब थोड़ा दिन स्टेबल हो जाता है गोल्ड या वापस बढ़ने लगता है तो कस्टमर तुरंत एक वो इमीडिएट मूवमेंट आ जाता है कि खरीद ले टू कैच होल्ड ऑफ दैट एग्जिस्टिंग भाव। एंड वो गोल्ड सही कहा जैसे पेठे जी ने कि गोल्ड ऊपर बढ़ने ही वाला है। अगर आप देखिए तो इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम हाई, उसका जितना मैचअप करना चाहिए गोल्ड अभी उतना मैचअप नहीं करा है। दूसरी चीज जैसे अभी बताई कि डॉलर वीक होता है जब दूसरे सेंट्रल बैंक बढ़ाते हैं रेट। आज ही अगर आप देखिए तो न्यूजीलैंड के बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने रेट बढ़ा दिया, कनाडा के बैंक ने बढ़ा दिया है, कोरिया के ने बढ़ा दिया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया है। सो दे आर ऑल रेजिंग द रेट्स। तो डॉलर इज एब्सोल्युटली स्केड्यूल्ड टू गो डाउन। It is it is precipitated there. It is positioned to go weak, which will again give a upward swing, जो pressure towards the gold. और plus अगर आप देखें, हम लोग देख ही चुके हैं कि कोविड का क्या इफेक्ट आता है ऊपर जाने का सोने में। वो चाइना में जिस तरीके के सैंक्शंस लगे हैं, एंड चाइना एंड इंडिया टुगेदर वी अकाउंट फॉर 50% ऑफ द होल कंजम्पशन ऑफ गोल्ड, द वर्ल्ड गोल्ड। तो इसका इफेक्ट जरूर आएगा टुवर्ड्स द अपवर्ड सर्ज इन माय ओपिनियन। ओके किशोर नारने जी, ये नॉमिनल रेट्स जो है डेफिनेटली एक बड़ा रिस्क है आने वाले पूरे ही साल के लिए, लेकिन अब जिनको खरीदारी करनी है हाजिर में, उन लोगों को क्या सलाह देंगे? करंट भाव पे खरीदारी कर ले, या लग रहा है कि जो प्रीमियम है ये हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में खत्म हो, अगर उनके लिए मई जून के लिए खरीदारी करनी है तो रुक जाए, वेट करे, क्या सलाह देंगे? सी आई थिंक गोल्ड खरीदने वाला एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग पर्पस के लिए खरीदते हैं। अगर वो शादियों के लिए या कंजम्पशन के लिए जो खरीदते हैं, आई थिंक शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा डाउनसाइड नहीं आने वाला है। बिकॉज मैं भी अग्री करता हूँ कि ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं ये बने रहेगा और उसका प्रीमियम है वो बने रहेगा। और दूसरी साइड की डॉलर बहुत काफी मजबूत है, तो रुपी कुछ ज्यादा आपको साथ नहीं देगा शॉर्ट टर्म में, राइट। बट लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टर्स है जिनको रिटर्न्स चाहिए, वो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा प्रोबेबली आपको एक ब्रॉड रेंज बाउंड मार्केट मिलेगा अगले 1-2 साल के लिए, 23 और 24 के लिए। रेंज आपको 15 से 20% का रेंज है, यहाँ से 5-10% ऊपर जा सकता है और 10% नीचे भी जा सकता है। आई थिंक इस रेंज में 1-2 साल हम लोग गुजरेंगे और उसके बाद आपको फर्दर मिलेगा। तो आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम रखना है और गोल्ड को एज ए हेज ही इन्वेस्ट करें रादर देन रिटर्न कमाने के तरीके के बदले में। ओके, यानी सेफ्टी के लिए करें, सुरक्षित निवेश के तौर पर यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद के साथ यहाँ पर निवेश नहीं करें, ऐसा किशोर नारने साहब मानते हैं। अब चिराग मेहता जी, अगर गोल्ड ETF की अगर बात करें तो यूरोप वगैरह में, US में काफ़ी बढ़िया ट्रैक्शन देखने को मिला है, हालांकि एशिया में उस तरह के इन्फ्लोज नहीं देखने को मिले। क्या वजह रही है ये गोल्ड ETF में इस तरह के वेरिएशन की? ओवरऑल हमने भी अच्छे फ्लोज देखे थे 2020 में, 2021 में, बट अगर रिलेटिव एसेट क्लासेस की बात करें तो इक्विटीज का अट्रैक्शन ज्यादा था, उसमें ज्यादा रिटर्न आ रहे थे। सो थोड़ा सा डाइवर्जन देखने मिला है टुवर्ड्स फ्लोज टुवर्ड्स गोइंग टू इक्विटीज रादर देन गोल्ड। सो अभी अगर देखते हैं तो इक्विटी वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन है वो काफी इम्पैक्ट कर रहा है इक्विटी मार्केट्स को। सो अभी कहीं ना कहीं एक डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे रिलेटिवली गोल्ड इज कमिंग एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो अभी गिवन ऑन अ रिलेटिव बेसिस गोल्ड ETFs में फ्लोज आने की संभावना ज्यादा है, लाइक द वंस दैट वी सॉ इन 2020 2021। 2020 काफी रिकॉर्ड ईयर था जिसमें हमने अराउंड 6,900 crores गोल्ड, इंडियन गोल्ड ETFs में आते हुए देखे थे। इवन लास्ट ईयर 2021 में मोर देन 2,200 crores ऑफ फ्लोज देखे हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमने फ्लोज नहीं देखे हैं, बट ऑन अ रिलेटिव बेसिस इक्विटीज में फ्लोज ज्यादा गए हैं एज अपोज टू गोल्ड। बट नेक्स्ट ईयर जैसे अनसर्टनिटी बढ़ रही है, गोल्ड कुड बेनिफिट आउट ऑफ दैट अनसर्टनिटी और फ्लोज बढ़ सकते हैं गोल्ड ETFs में इंडिया में। सो वी आर होपफुल के एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है एज पीपल आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एलोकेशन। तो आई थिंक गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट। यानी आगे इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि गोल्ड ETF में इधर भी बढ़े, हालांकि इक्विटी में तेजी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों का फोकस उधर
कम हो गया था, रुझान कम था। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है जो करंट लेवल है, अगर किसी को खरीदारी है करनी है 1-2 महीने बाद, क्या इस लेवल पे ही खरीदारी कर लें वो? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन का फिर वेट करना चाहिए अगर उन्हें 1-2 महीने के बाद यहाँ पे निवेश करना है। थोड़ा सा अगर मिड टर्म है तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा वेट करिए। आपको एक बार पी स्टॉक हालांकि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर 2 महीने टाइम फ्रेम काफी बड़ा है, इससे मुझे लग रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो एटलीस्ट हम 51,000 से 50,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बार $1,900 तक का जो मूव है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वहां पे एक बार ETF बाइंग भी बढ़ेगी और वहां पे फिजिकल बाइंग भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल कंज्यूमर्स है वो रेडी है, लेकिन उन्हें एक करेक्शन का वेट है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे इन्वेस्टमेंट बाइंग हो या फिजिकल बाइंग हो, वो वहां पे बढ़ेगी और वो बहुत बढ़िया लेवल होगा जहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है विश्वमोहन जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि 2019 के बाद सबसे ज्यादा गोल्ड ने रिएक्ट किया वो इक्विटी मार्केट पे किया है। जब भी फॉल आया है यहाँ पे हम लोगों ने एक उछाल आता हुआ देखा है, और जिस तरीके से आने वाले क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब डाउनवर्ड रिवीजन हो जीडीपी का, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि इक्विटी में एक फॉल आ सकता है, एक पॉज आ सकती है रैली में, और वो भी फायदा यहाँ पे गोल्ड को मिलता हुआ मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से 51,000 50,000 काफी अट्रैक्टिव लेवल होगा जहाँ पे फिर से बाइंग की जाए। ओके, आपको क्या लगता है पेठे साहब कि जो करंट लेवल है क्या खरीदारी के लिए सही वक्त है गोल्ड में? इसमें मेरे 2-3 विचार है। जो कस्टमर है रिटेल में जो अपने यूज के लिए ले रहा है, समझो शादियों के ले रहा है, फेस्टिवल के लिए ले रहा है, उनको ये लेवल पे भी खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि ये साल में आगे चल के 55-56 हजार का रेट हमें दिखने वाला है। तो ये भाव में खरीदी करना कोई गलत नहीं है। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए कहना, जैसे किशोर जी ने कहा, तो एक थोड़ा डिप के लिए रुक सकते हैं, या तो रिटेल कंज्यूमर के लिए बहुत सारे रिटेलर्स के पास स्कीम रहता है जहां पे हर महीने आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पूरे साल का एक एवरेज प्राइस मिल जाता है, और प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है वो निगेट हो जाता है, और उससे आपको आगे लॉन्ग टर्म के लिए राइट भाव पे खरीदारी हो सकती है। ओके, त्यान्ना जी, आपको क्या लग रहा है और किस तरह की डिमांड ज्यादा है, किस टिकट साइज की डिमांड ज्यादा है ज्वेलरी बाइंग में? आपने बताया कि कन्वर्जन रेट अभी तक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब शादियों की मांग है जो ऐसी जरूरी मांग है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऐसे में किस तरह की बाइंग ज्यादा कर रहे हैं खरीदार? तो जो एक गिफ्टिंग में भी जो पहले बहुत एक चीज नई देखी गई इधर लास्ट ईयर में उभर के आई, जो एक नया डेमोग्राफिक है जिसमें हमारे यहाँ सेल बढ़ी, जो कि वर्किंग क्लास वुमेन होती है, जो 9 to 5 ज्वेलरी कहते हैं लास्ट 1 ईयर में, क्योंकि शायद ये आइडेंटिफाई करा उस जनरेशन ने कि हमारा एक अच्छा खासा कंपटीशन था, नॉट ओनली विद अदर ज्वेलर्स बट विद द नेक्स्ट गैजेट लाइक आईफोन, आईपैड एंड ऑल दैट। अभी उनको समझ में आया कि ये लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड इज आवर गोल्ड, तो उसकी तरफ उस जनरेशन का रुझान आया है। तो गिफ्टिंग में अब दोबारा वापस से टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ लाइट वेट ज्वेलरी उसमें भी जरूर जा रहा है। वेट पे बहुत ध्यान रखा जा रहा है, डायमंड से ज्यादा, पोल्की कुंदन से ज्यादा इस बार प्योर गोल्ड की ज्वेलरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये चीज बहुत सामने समझ में आ रही है कि जैसे पुराने जमाने पे गोल्ड ज्वेलरी इज नेवर बॉट फॉर द पर्पस ऑफ ज्वेलरी अलोन, बट इट इज ऑल्सो बॉट एज अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी एंड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो वो पर्पस से गोल्ड देखा जा रहा है कि नहीं सोना का कितना भाव है एंड टोन कम देखिए। तो ज्वेलरी जिसको शादी के लिए बाइंग करनी है उसको करनी ही है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू बुक द अमाउंट कि हमारा ये पीस बुक कर दीजिए, हम भाव काटेंगे, थोड़ा वॉचफुल होके, क्योंकि शायद 50,000 तक एक करेक्शन उम्मीद आ रही है जो भी वॉचफुल हो रहे हैं गोल्ड को लेकर, लेकिन ये भी एक उस करेक्शन के बाद एक अच्छी रैली की भी एक्सपेक्टेशन है। तो मूवमेंट है मार्केट में, लेकिन बुकिंग ज्यादा हो रही है, कन्वर्जन। ओके, यानी है डिमांड धीरे धीरे यहाँ पर पिकअप हो रही है। किशोर सर, अब चांदी की अगर बात करें तो चांदी भी हालांकि निचले लेवल से बात करें तो काफी अच्छी तेजी आई है, लेकिन और कितनी तेजी की उम्मीद अब यहाँ से कर रहे हैं आप चांदी में इस साल? चांदी में आई थिंक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, और अगर गोल्ड में रेंज बाउंड भी हो गया तो भी चांदी में तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए। अपसाइड 80,000 85,000 तक भी आपको अपसाइड मिल सकता है, दैट इज अ मीडियम टर्म टारगेट्स हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आप एनीथिंग मतलब 68,500 के आसपास आता है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगेन 1,500 69,500 के आसपास का आपका टारगेट्स आराम से आ सकता है। सो चांदी
अनलाइक गोल्ड फिर भी यहाँ पे थोड़ा मतलब आपको 15-20% का रिटर्न आपको अगले साल में भी दे सकता है। यानी 15-20% में काफी बढ़िया रिटर्न की उम्मीद चांदी में कर रहे हैं। वंदना जी, आप सहमत हैं? विश्वमन जी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि 2012 के बाद पहली बार फिजिकल डिमांड बढ़ी है चांदी की, और पिछले काफी सालों से जो सुस्त डिमांड थी उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। ETF बाइंग भी यहाँ पे बढ़ी है। और दूसरी चीज है, 5G में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, चांदी को यूज किया जाएगा, और काफी सारे इसके जो कहते हैं क्लीन एनर्जी से रिलेटेड इसके यूजेस काफी बड़े हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स भी है, हमारे पास फ्यूचर्स है, फिजिकल में हम ले सकते हैं, साथ में सिल्वर ETF है। तो मेरे ख्याल से 3 साल तक एटलीस्ट अगर हम चांदी को होल्ड करके चले तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली ये गोल्ड को भी आउट परफॉर्म करेगा, काफी सारे फंड्स को भी ये आउट परफॉर्म कर सकता है। 22 में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा हम 74-76,000 का यहाँ पे लेवल्स आते हुए देखें, लेकिन 3 साल में मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये 1 लाख का लेवल भी यहाँ पे क्रॉस करे। तो चांदी पे कंप्लीटली मुझे लग रहा है कि मैं बुलिश हूँ और ये आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड। 3 साल में काफी बेहतर रिटर्न की उम्मीद यहाँ पर वंदना जी कर रही हैं। आशीष पेठी जी, हाजिर में किस तरह की डिमांड है चांदी को लेकर, लोगों का रुझान कैसा है? पिछले 1 से 2 सालों में चांदी की डिमांड रिटेल लेवल पे बहुत अच्छी रही है, स्ट्रांग रही है, और जो यंगर जनरेशन है वो भी धीरे धीरे सोने के साथ साथ चांदी में निवेश कर रहा है। मैं किशोर जी से थोड़ा अग्री करता हूं कि सोने में 5 से 7% की तेजी देख रहा हूं, तो चांदी में 10 से 12% की तेजी देख रहा हूं। और मैं भी लगता हूं कि अबाउट 75-77 तक ये रेट्स जा सकते हैं। और जो मुहूर्त आता है, अक्षय तृतीया या वेडिंग सीजन, उसमें सोने के साथ साथ चांदी में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं और गिफ्टिंग के लिए मैक्सिमम इसका यूज होता है। तो आगे चल के भी चांदी में स्ट्रांग डिमांड में देख रहा हूँ ये साथ। नेता साहब, वक्त बहुत कम है, 20 सेकंड में बताइए कि सिल्वर ETF को लेकर किस तरह के इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं? जी, सिल्वर ETFs में फ्लोज अभी भी थोड़े म्यूटेड है रिलेटेड टू गोल्ड, क्योंकि एक डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से गोल्ड एक बेटर हेज है एज कंपेयर टू सिल्वर। इसके लिए हमने फ्लोज उस तरह देखे हैं गोल्ड और सिल्वर में। बट सिल्वर को अगर इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं तो यू हैव टू सी द सप्लाई डिमांड एंड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बिकॉज हमने देखा है कि काफी सारी कमोडिटीज में सब्स्टिट्यूशन की वजह से काफी बदलाव आ सकते हैं प्राइसेस में, जैसे हमने प्लैटिनम पैलेडियम में देखा है। सो ओवरऑल एक थ्रस्ट है क्लीन एनर्जी की तरफ, मगर अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन इश्यूज आते हैं तो वॉलेटिलिटी काफी बढ़ सकती है सिल्वर में। सो फ्रॉम अ एलोकेशन पर्सपेक्टिव हम अभी भी गोल्ड एलोकेशन की डाइवर्सिफिकेशन की तरह मानते हैं एज अपोज टू सिल्वर, कि सिल्वर का एक्सपोजर काफी सिमिलर होता है जो इक्विटीज आपको देते हैं टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी लार्जली। बट अदरवाइज सप्लाई डिमांड और सब्स्टिट्यूशन देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सिल्वर में। ओके, तो ये व्यू है हमारी खास पेशकश में। आप लोगों ने वक्त निकाला और गोल्ड सिल्वर पर बेहतरीन राय दी। शुक्रिया किशोर सर आपका, चिराग सर आपका, तान्या जी आपका, वंदना जी आपका और आशीष पेठी साहब।